इस वीडियो के अंदर हम विजन टेस्ट सीरीज 2022 के टेस्ट नंबर 2 के साथ डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैन नॉट कंटेस्ट ए सीट द लोकसभा फॉर नॉट रिजर्व फॉर देम। एंड इन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, तो इन द राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स एज पर फॉर शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो पहला जैसा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा का एक कैंडिडेट यदि कोई इलेक्शन वहाँ से लड़ता है तो उसी पर्टिकुलर जो जगह है कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, तो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो इलेक्टर होना चाहिए। अभी ये प्रोविज़न पहले हुआ करता था, शायद अभी इसको स्क्रैप कर दिया है, तो ये गलत हो जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है नॉट करेक्ट। ओके। बाद में मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये ऐसा नहीं होता है, वो जनरल से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं उनकी रिजर्व सीट के अलावा भी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। ओके। एंड देन राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स एज पर द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर निकल के आएगा ए। सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस फॉर पर्सन टू बी चूज एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? पहला, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, सब्सक्राइब करेगा वो ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। एज राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स रखी गई है और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स रखी गई है। और ही मस्ट पजेज द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। और जो हमारा RPA 1951 है, ठीक है, वो फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस और रिक्वायर्ड मांगता है। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड द इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बट नॉट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की है यहाँ पे कि जहाँ से वहीं से बिलोंग करता हो वही उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज सेम इन द केस ऑफ द बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। द रिक्वायरमेंट दैट ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज डिस्पेंस, ये हटा दिया गया है इसको। ठीक है, डिस्पेंशन कर दिया गया है इसका, डिस्पेंस्ड इन विद इन 2003, तो इसको हटा दिया गया है। ये जो पहले नियम हुआ करता था, जिस स्टेट से वो बंदा आता है, जो इंसान आता है, कैंडिडेट जो आता है, जो फाइट कर रहा है इलेक्शन, उसका उसी स्टेट में मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसका इलेक्टर होना ज़रूरी है। ये हटा दिया है, मतलब एंटायर कंट्री के लिए कर दिया है इस प्रोविज़न को। अब आगे बोला गया है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ वांट्स टू कंटेस्ट ए सीट लोकसभा रिजर्व फॉर देम। However, a member scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them। तो ऐसा भी हो सकता है, जनरल सीट से भी फाइट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। इन द राज्यसभा सीट्स आर नॉट रिजर्व, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होती है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाता है। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा, आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद मोर ओवर यदि हम बात करें तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द अलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट्स एंड यूटी इन राज्यसभा। तो मोर स्पेसिफिकली के लिए बताता है शेड्यूल नंबर 4 आपका सॉरी, कि कितनी सीट्स का अलोकेशन है यूटी और स्टेट्स के लिए राज्यसभा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, तीनों स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। ओके। तो इसमें बोला गया है, विद रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स, जो जज हैं हाई कोर्ट के उनको हटाने के लिए, विद रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आता है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्कुल ठीक है, जो ग्राउंड्स होते हैं, इनकैपेसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है, वो हम देख लेंगे कौन से ग्राउंड से। सेकंड जो स्टेटमेंट है, जज ऑफ हाई कोर्ट आर रिमूव बाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से रिमूव किया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। और जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ, हाँ मतलब जो प्रोसीजर क्या रहेगा उसको रेगुलेट करने का जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है। तो इसमें आंसर निकल के आएगा 1 और 3। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। तो इसमें बोला गया है, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम बाई ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा। उनको प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड टू हिम फॉर सच रिमूवल। पहले पार्लियामेंट बोलेंगे उन्हें। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी को आपको याद रखना है यहाँ पे। देयर आर
ओनली 2 ग्राउंड रिमूवल फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए 2 ग्राउंड है, एक तो प्रूव मिसबिहेवियर हो और एक इनकैपेसिटी हो। तो जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज इज एलोबरेटेड इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में एलोबरेट किया गया है इसको, और फिर बाद में बताया गया है। द एक्ट जो बोल रहा है वो क्या बोलता है, रिमूवल का जो स्टेप्स है उसको किस तरह से डिफाइन करता है। इनिशिएटिंग कैसे होगी, लोकसभा के अंदर 100 लोग होंगे एटलीस्ट, और राज्यसभा में 50 लोग होंगे जो कि साइन करेंगे नोटिस टू स्पीकर, और राज्यसभा में साइन नोटिस टू चेयरमैन। द स्पीकर और चेयरमैन may consult individuals and examine relevant material related to the notice. Based on this, he or she may decide to either admit the motion of or refuse to admit it. Okay, motion को ले भी सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं इंक्वायरी के बाद। एंड इम्पीचमेंट मोशन में ऑरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट मोशन किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है। उसके बाद बोला गया है आगे, इफ़ द मोशन इज एडमिटेड द स्पीकर और चाहे चेयरमैन हो विल कॉन्स्टिट्यूट ए 3 member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इन द कंप्लेंट फॉर द इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट। इट विल कंप्राइज, जो इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट को वो कौन कौन होंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। आफ्टर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन हु विल then lay the report before the relevant house of the parliament. If the report records a finding of misbehavior or incapacity, the motion for removal will be taken for the consideration and debate. उसके बाद आगे देख लेते हैं। द मोशन ऑफ रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू अडोप्टेड बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों को अलग अलग अडोप्ट करना है इसको, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। तो अच्छी मेजोरिटी के साथ इसको लेके आना है। ओके, उसके बाद आता है, इफ़ ए मोशन इज अडोप्टेड बाई दिस मेजोरिटी दिस मोशन विल बी सेंड टू द अदर हाउस फॉर अडोप्शन। उसके बाद दूसरे हाउस को भेज दिया जाएगा। वंस द मोशन इज अडोप्टेड इन द बोथ हाउस इज सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड हु विल इशू ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। ओके, तो आपको याद रखना है इसमें 1968 का जज इंक्वायरी एक्ट से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा ग्राउंड सेम है, इनकैपेसिटी और पुट मिसबिहेवियर वाला, और उसके बाद किस तरह से मूव किया जाएगा। 100 लोग करेंगे मूव इसको, इम्पीचमेंट के इसको 100 लोग मूव करेंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में 50 लोग मूव करेंगे, और जज ऑफ हाई कोर्ट को जो ऑर्डर देंगे हटाने के वो देंगे प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से हम डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक तो आपका होता है एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट सिनेडाई होता है, ठीक है, और एक प्रोरोगेशन होता है। तो प्रोरोगेशन मतलब जो एडजर्नमेंट सिनेडाई है, मतलब जबकि एक टाइम ख़त्म होता है, एक पर्टिकुलर सदन ख़त्म होता है, लाइक विंटर सेशन ख़त्म हो गया या कुछ भी, एक सेशन जब ख़त्म होगा उसके बाद एक्चुअल में एडजर्नमेंट सिनेडाई होता है जो कि स्पीकर करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट एक्चुअली बेसिकली उसके बाद जो है प्रोरोगेशन का आता है प्रेसिडेंट की तरफ से। तो उसके बारे में बोला गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं तभी भी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा जा रहा है, तो पहले स्टेटमेंट गलत है। प्रोरोग उसको किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब रनिंग में होगा सेशन, तब भी हाउस वाइल इन सेशन भी है तब भी हाउस वाइल इन सेशन है तब भी किया जा सकता है। प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द लोकसभा। अभी देखते हैं इसको। द पेंडिंग नोटिस अदर देन द दोज ऑफ इंट्रोड्यूस बिल डज नॉट लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन, रिलैप्स हो जाते हैं। इन जनरल द प्रेजाइडिंग ऑफिस ऑफ द हाउस इशू ए नोटिस फॉर द प्रोरोगेशन, ये भी गलत है। वो प्रोरोगेशन का नोटिस तो प्रेसिडेंट की तरफ से ही आएगा। एंड प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द लोकसभा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसका आंसर आएगा, थर्ड का आंसर है बी, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। जो बिल लोकसभा के सामने है वो प्रोरोगेशन के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें यही बोला गया है, पहली बात तो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या चेयरमैन होंगे, डिक्लेयर द हाउस एजेंट साइन डाई। तो एजेंटमेंट किया जाता है, एजेंट सीनेडाई जब होता है उसके बाद द बिजनेस ऑफ ए सेशन इज कंप्लीटेड होता है, उसके बाद ऐसा किया जाता है। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस विद इन वाइल इन सेशन। ओके, वाइल इन सेशन इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स सिटिंग बट सेशन ऑफ द हाउस। सिटिंग ही बंद नहीं होती, सेशन भी बंद हो जाता है, मतलब पर्टिकुलर सेशन खत्म हो जाता है। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। ओके, द बिल्स नोटिस डज नॉट लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग्स बिफोर द हाउस। अंडर आर्टिकल 107 clause 3 of the constitution, a bill pending in parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the house. However, all pending notice, जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं जो वो सारे के सारे सभी चीज़ें प्रोरोगेशन होने पे फ्रेश नोटिस होते हैं,
फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो प्रोरोगेशन से बिल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, आप इससे कन्फ्यूज ना करें। जो रिजोल्यूशन होता है लोकसभा का उससे कंपेयर ना करें इसे। रिजोल्यूशन के बाद चीज़ें अलग होती है, प्रोरोगेशन के बाद चीज़ें अलग होती है। प्रोरोगेशन में किसी तरीके को कोई बिल लैप्स नहीं होता है, लेकिन जितने भी पेंडिंग नोटिस वगैरह होते हैं वो सब लैप्स हो जाते हैं। ब्रिटेन के अंदर प्रोरोगेशन ब्रिंग्स टू एंड ऑल द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग। तो ब्रिटेन का थोड़ा कंसेप्ट अलग है। ओके, तो आपको ये याद रखना, कन्फ्यूज नहीं हो रहा है क्या होता है एडजर्नमेंट से निराय, क्या होता है एडजर्नमेंट, क्या होता है प्रोरोगेशन एंड क्या होता है डिजोल्यूशन। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखते हुए देखना है स्पेसिफिकली। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द रिसेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज। द रिसेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज। तो रिसेस क्या है, एक वर्ड है रिसेस, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर क्या डिफाइन करता है। तो आपको स्पेसिफिकली इसको याद ही रखना है कि रिसेस जो होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन वाला नहीं है। पीरियड स्पेंडिंग बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, ये नहीं है। पीरियड स्पेंडिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एट असेंबली इन अ सेशन, न्यू सेशन, इसको देखते हैं क्या है। द पीरियड स्पेंडिंग बिटवीन द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द हाउस एंड प्रोरोगेशन। रिसेस द पीरियड बिटवीन ए मॉर्निंग सिटिंग, नहीं, स्टेटमेंट नंबर 20 करेक्ट है। इसके अंदर जब एक बार हाउस का प्रोरोगेशन हो जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर सेशन की एंडिंग हो जाएगी और दोबारा हाउस जब रीअसेंबल होगा अगेन न्यू सेशन के लिए, उसका बीच का जो टाइम होगा उसको रिसेस बोला जाएगा। तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, इसके ऊपर ज़्यादा हमको अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है। द पीरियड स्पेंडिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड रीअसेंबली इन ए न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। ओके, उसके बाद थोड़ा बता रखा है कि किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है। तो टू मतलब दिन के अंदर 2 बार चलती है प्रोसीडिंग। पहले 11 से 1 बजे तक की प्रोसीडिंग होती है, फिर 2 से 6 बजे तक की प्रोसीडिंग होती है। द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एडजर्नमेंट, और एडजर्नमेंट से निडाई भी हो सकता है, इसी से प्रोरोगेशन और बाद में डिजोल्यूशन भी हो सकता है। डिजोल्यूशन केवल लोकसभा का होगा क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, तो उसका डिजोल्यूशन नहीं होगा। एंड एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन सिटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। जो एडजर्नमेंट होता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो वर्क होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है उसमें, विच मे बी आवर्स एंड डेज एंड वीक्स। ओके, उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के अंदर कौन पार्ट लेता है, ये बोला गया है इसमें। तो पहले बोला गया कि प्रेसिडेंट जी लेते हैं प्रेसिडेंट जी। ओके, प्रेसिडेंट लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी लेते हैं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट भी लेते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट भी लेते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें। लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी कोई रोल नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें आंसर होगा। ये 4 लोग जो है हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के अंदर पार्ट लेते हैं। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ए इसमें आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 217 बोलता है, वी डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज, से दैट प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर द थर्ड जो जज केस थे, आपको पता होगा काफ़ी लाइमलाइट में रहे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। जो थर्ड जज केस था उसमें बोला गया, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन किया इसमें, दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्टेट a collegium two very senior judges of the Supreme Court. Thus, the sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the constitution process. तो मतलब इसमें आपको सीनियर मोस्ट 2 जजों की भी आपको सलाह लेनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उससे। इन केस ऑफ द कॉमन कॉलेजियम सिस्टम में तो हाई जो जज हैं उनकी सलाह भी आपको लेनी है। ओके, इन केस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स और 2 more states, गवर्नर ऑफ द ऑल स्टेट कंसर्न कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, मोर ओवर नो अथॉरिटी। तो जब 2 से ज़्यादा होंगे तो ऐसा हो जाएगा। रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर्स टेक पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, ये 4 लोग पार्ट लेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में बोल रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। द राज्यसभा ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, इसका मतलब कोई डेलीगेशन नहीं होता है। राज्यसभा ऑथराइज द लोकसभा टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर्स एंड स्टेट्स, ये भी कोई मतलब नहीं है डेलीगेशन लेजिस्लेशन का। द ग्रुप ऑफ द स्टेट्स रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू मेक मॉडल लॉ ऑन ए सब्जेक्ट इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, इसको देखते हैं अभी। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ इन द स्केलेटन फॉर्म एंड ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल एंड रेगुलेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। इसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कभी कोई वर्ड आ जाए कि व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो आपको याद रखना है द पार्लियामेंट मेक्स लॉज इन skeleton form and authorize the executive to make detailed rules and regulations within the framework of the parent law. This is known as delegated legislation. इसका आंसर डी आएगा, और इसमें इसका मतलब यही बताया गया है, इसमें स्पेसिफिकली कुछ और नहीं है, आपको ये याद ही रखना है। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं।
The parliamentary makes laws in a skeleton form and authorize the executives to make detailed rules and regulations within the framework of the parent law. ओके, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है आपको कंकरेंट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में, रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, किसके ऊपर किसका ऑथराइजेशन है, कौन किसके ऊपर बना सकता है, और यदि दोनों में कन्फ्रंटेशन रहता है किसी लिस्ट के ऊपर तो कौन प्रिवील करेगा, लाइक दैट। Consider the following statement about the chairman of the Rajya Sabha. He is not a member of the House but can cast a vote in the case of the equality of votes. Okay. When the president act as a president, when vice president act as a president or discharge the function of the president, he does not perform the duty of the office of the chairman of the Rajya Sabha. बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी आर आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंटायरली। तो इसमें ये बोला गया है कि ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, तो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होते हैं जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जिन्हें हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस इज द एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जब उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाएगा तभी रिमूवल होगा उनका चेयरमैन की पोस्ट से। ओके, as a presiding officer, the power function of the chairman in the Rajya Sabha similar to those of the speakers in Lok Sabha. However, the speaker presided over a joint sitting of two houses of the parliament. The chairman of Rajya Sabha cannot preside over the joint sitting of the two houses of the parliament. Okay, डिफरेंस याद रखना है आपको। उसके बाद अनलाइक द स्पीकर, स्पीकर जैसे मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। द चेयरमैन कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, हाउएवर ही कैन कास्ट वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ द वोट्स। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये सबको लिखा गया है। थोड़ा जो हाईलाइटेड वो देख लेते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन आर फिक्स बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ओके एंड ओके, तो इसमें क्या होता है, एनुअल जो वोट होता है, थस नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, वोट ऑफ पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ डील करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कैप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलो उससे हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कैप नहीं बोलते हैं हम, सिंपली बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, कहीं भी आप ला सकते हो उसको। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाई ए मिनिस्टर ओनली, नो, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इफ इट इज ड्यूली पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। तो यदि दोनों ने पास कर दिया, अब स्टेटमेंट ही ऐसे ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि यदि 2 को हटाते हैं तो 1 and 3 आंसर आएगा, तो बी आंसर हो जाता है। तो या दोनों हाउस पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही होगा। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोला गया है। और कुछ देख लेते हैं। इसका जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन इन आर्टिकल 368। ठीक है, तो आइदर हाउस में रखा जा सकता है, कोई मिनिस्टर होना जरूरी नहीं है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। और उसके बाद द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो मेजोरिटी जो होगी उसको आपको बता देते हैं, ये वाला प्रोविजन है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद क्या लिखा गया है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। फिर ड्यूली पास बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यदि फेडरल स्ट्रक्चर का कोई इशू है तो उसमें स्टेट का लेजिस्लेचर भी रिक्वायरमेंट है, जो कि उनका सिंपल मेजोरिटी के साथ वो करते हैं उसको रेटिफाई। ठीक है, और उसमें 50% का होना जरूरी है कंसेंट। ठीक है, तब जाके वो बिल फेवर में पास हो पाएगा। एंड द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, देना ही होगा। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज असेंट द बिल नॉर रिटर्न द बिल टू रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो बस यही था। एंड क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं अब हम। Consider the following statement regarding the appointment of the judge to the Supreme Court. The judge of the Supreme Court are appointed as a group of the judges called as the collegium. ठीक है, a distinguished jurist is eligible to become a judge of the Supreme Court within the final approval of the president. तो यदि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा तो वो बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता है। या दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी राइट। ओके, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एंड इनका जो आंसर निकल के आ रहा है, ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो मतलब द डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इज एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद इन द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, देखते हैं इसको। और जब द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई नहीं, अपॉइंटेड तो प्रेसिडेंट करेंगे ना उनका जो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, तो इसको हमने गलत देख लिया थोड़ा। ए ग्रुप ऑफ द जज कॉल द कॉलेजियम। देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 124 क्लोज 2,
Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by the warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High Courts in state as the President may deem necessary for the purpose, and shall hold office until he attains the age of 65, provided that in the case of appointment of the judge other than the Chief Justice and the Chief Justice of India, okay, इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। ओके, ठीक है, मतलब आपको बेसिकली ये याद रखना है कि 124 के सब क्लोज की क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, एडवाइज इनकी लेंगे, अपॉइंटमेंट और रिकमेंडेशन उनकी ली जाएगी, अपॉइंटमेंट जो की जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। अब एलिजिबिलिटी की भी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एन इंडिविजुअल शुड बी एन इंडियन सिटीजन इन टर्म्स ऑफ एज ए पर्सन शुड नॉट एक्सीड 65 ऑफ ईयर्स डाउन। इसमें लोअर सर्किट कुछ नहीं है, ओके, लोअर एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको याद रखना है स्पेसिफिकली ना। राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, लेकिन यहाँ पे लोअर एज क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कोई भी लोअर एज क्राइटेरिया नहीं है। द पर्सन शुड सर्व एज ए जज ऑफ द वन हाई कोर्ट और मोर for at least 5 years, or the person should be advocate in the high court for at least 10 years of distinguished jurist। तो बस ये क्राइटेरिया है। उसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 10 पे के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीडर ऑफ द अपोजिशन। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो ठीक है, नहीं है कोई मेंशन इसका। दे आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ये भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जानी चाहिए, दोनों में ठीक है और सी आंसर है इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें यही बताया गया है, कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ तो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है अंडर द रूल्स ऑफ द लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस में द प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज मेंबर ऑफ द लोकसभा और ए मेंबर हु इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज ए लीडर ऑफ द हाउस। देयर इज ऑल्सो ए लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा ऑल्सो, ही इज मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना, ही इज मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर टू द फंक्शन ऑफ सच। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात चलती है, तो ये तब तो क्या चल रहा था, लीडर ऑफ द हाउस, ओके। तो इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो होती है हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दैट हाउस। हिज मेन फंक्शन आर टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। Which of the following suggested that the states having legislative council should have representation from local governments? तो ये बोला गया था पंछी आयोग, पंछी कमीशन के द्वारा, आई थिंक 2007 पंछी कमीशन बोलता है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज। ये पंछी कमीशन 2007 ने बोला होगा जी। तो जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकल जो गवर्नमेंट्स है वहाँ से, ये बोला था पंछी कमीशन ने। तो पंछी कमीशन 2007 में बना है आपका। सेकंड कमीशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2007 के अंदर, द चेयरमैनशिप ऑफ द मदन मोहन पंछी। उसके बाद है फ्रॉम फॉर्मर जज ऑफ द इंडिया इट वाज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आर, काफ़ी रिकमेंडेशन है इनकी इनको इतना स्पेसिफिकली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है, लेकिन जो पर्टिकुलर इसमें पूछा गया है। उसके बाद जो ब्लैक हाईलाइटेड है उनको थोड़ा देख लेते हैं। डार्क लाइटेड जो हैं, डार्क हाईलाइटेड ब्लैक कलर में जो है उनको हम देखते हैं थोड़ा। न्यू ऑल इंडिया सर्विसिंग सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी शुड बी क्रिएटेड। ये भी उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जिस तरह से हमारी IPS है, ऑल इंडिया सर्विसेज जिस तरह से हमारी हैं, वैसे ही आप हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी, जुडिशरी में भी इनको क्रिएट कीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज को। उसके बाद एक था गिव इक्वलिटी ऑफ द सीट्स टू स्टेट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद कुछ था कि स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड रिप्रेजेंट द लोकल गवर्नमेंट्स। तो बस यही थे प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चूज होने के लिए किसी इंसान को। ही मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंसर्न स्टेट। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। स्टेट असेंबली है क्राइटेरिया तो 25 होना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 12 का। हाँ, तो पहले स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, एज का क्राइटेरिया 25 रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन से लेस डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू चूजन एज द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात चल रही है यहाँ पे ना। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट मेक सब्सक्राइब टू एन ओथ ऑन
or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose. In this oath or affirmation he swears मतलब वो जो शपथ लेता है वो लेता है to bear the fruit to bear ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस चीज़ की शपथ लेता है, तो वो लेता है ट्रू फेथ की एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं ही मस्ट बी नॉट लेस देन द 30 ईयर्स ऑफ द एज इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट लेस देन 25 इन द केस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ही मस्ट possess द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन इन आरपी 1951। और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें पहले का आंसर निकल रहा है ए पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। ठीक है, ए पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट एंड क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर नॉमिनेशन। ही मस्ट बी रेजिडेंट इन द कंसर्न स्टेट। इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो आपको याद रखना है बेसिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ही मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, उसके लेजिस्लेटिव जो असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द एज मोर देन 35। मैंने बता दिया था आपको कि कोई लोअर एज क्राइटेरिया तो है ही नहीं, तो पहला तो गलती हो जाता है। उसके बाद ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये he should not be an advocate, he should have been an advocate of a high court और high court in 10 years। बिल्कुल 2 और 3 क्राइटेरिया हो जाएंगे, बट पहला गलत हो जाएगा तो इसका आंसर बी निकल के आ जाएगा, आपको मैंने बता भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ही कैन बी रिमूव बाई रेजोल्यूशन पास बाई द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ही रिजाइन्स बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। When resolution of his removal is under consideration of the House, he cannot take part in the proceedings of the House. Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continue till the newly। ये डी स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट हो जाती है, उसके अलावा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इस पर। तो इसमें देखा गया किस तरह से हम डिफंक्ट करते हैं जितनी और भी स्टेटमेंट है उनको हम नल एंड वॉइड बनाते हैं, इसमें देखना होगा उसके लिए। उसके बाद देखते हैं द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोक सभा फ्रॉम अमॉन्गस्ट इट्स मेंबर्स एज सुन एज मे बी आफ्टर फर्स्ट सिटिंग। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वैकेंट द लोक सभा इलेक्ट्स अनदर स्पीकर टू फिल द वैकेंसी। द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। यूजुअली स्पीकर रिमेन्स ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोक सभा, हाउएवर ही हैज टू वैकेट his office earlier in any of the following 3 cases: if he is considered to be a member of the Lok Sabha, if he resigns by writing to deputy speaker not president, if he तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ही कैन बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द वगैरह वगैरह ये लिखा हुआ है। ही इज रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। ओके, और इसमें लिखा हुआ है ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द लोक सभा नॉट पार्लियामेंट। सच ए रेजोल्यूशन कैन बी, इस तरह से गेम्स प्ले किया जाता है वर्ड्स के साथ। सच ए रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर द 14 डेज एडवांस नोटिस। इस 14 डेज के एडवांस नोटिस के बाद भी होगा ये, तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत हो जाती है। सॉरी। अब देखते हैं स्टेटमेंट जो सी है वो क्यों गलत हो गई है। व्हेन रेजोल्यूशन फॉर रिमूव ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन हाउस, ही कैन नॉट प्रेजाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस थ्रू, तो ही मे बी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच ए टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स। जो पार्लियामेंट्री फॉरम्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉरम्स जो होते हैं उनके बारे में बात करनी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल द पार्लियामेंट्री फॉरम्स। मेरे हिसाब से एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, उनका एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ये नहीं होते हैं, तो इसको हम गलत मान लेते हैं एक बार के लिए मानो। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फॉरम इज को टर्मिनस विद द मेंबरशिप इन द रेस्पेक्टिव हाउस। ये ठीक है। द मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द फॉरम बाई राइटिंग टू द स्पीकर चेयरमैन। ये भी ठीक होना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए। देखते हैं बी द राइट आंसर। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि फॉरम के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री फॉरम हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द टू हैव इंटरेक्शन विद मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स एंड की ऑफिशियल्स सो दैट द मेंबर्स हैव नॉलेज ऑफ द क्रिटिकल इशूज, दे कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, प्रिपेयर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग कर सकेंगे पूरी, और स्पीड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस वगैरह एंड वगैरह। तो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होते हैं आपको जो याद रखना है, आपको याद रखना कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल फॉरम्स एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री फॉरम ऑफ द पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ।
ठीक है। पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है उसके अलावा सभी के वो एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट होते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट एंड स्पीकर इज द एक्स ऑफिसो को प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्थ। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं, और स्पीकर उसके एक्स ऑफिसो को प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे अंतर था। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फॉरम इज को टर्मिनस विद द मेंबरशिप इन द रेस्पेक्टिव हाउस। ए मेंबर में ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द फॉरम बाई राइटिंग टू द स्पीकर और चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राम सभा। It is a body consisting of the persons registered in the electoral rolls of the panchayat in the village level. The recommendation of the Gram Sabha shall be mandatory तो कुछ नहीं होता है, and under the PAISA 1996 responsible for the identification of the beneficiaries of the poverty allocation program। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका, तो इसका सी आंसर आएगा। तो इसमें बोल रखा है, यही बोला गया है कि बिल्कुल ठीक है, जो पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रल पोल्स ऑफ द विलेज कंप्राइज करेंगे वो सभी हो जाएंगे इसमें, लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी जो नहीं होगी, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको मैंडेटरी नहीं माना गया। और फिर उसके बाद ये बताएगा कि एवरी ग्राम सभा सेल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन द अदर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। विद रेफरेंस टू एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एडवाइजरी जो जुडिक्शन है उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट टू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एडवाइज फॉर एडवाइस। बिल्कुल ठीक है, ये तो कर सकते हैं। द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ऑल टाइम बाइंडिंग तो नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता है, उसको स्पेसिफिकली हम देख लेंगे, तो इसमें आंसर ए निकल जाएगा केवल। ठीक है, तो यही बोला गया है। ऑन एनी क्वेश्चन, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 143 के अंदर इन सब चीज़ों की बात की गई है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज, है ना, तो उसके ऊपर ही पूछ सकते हैं। इन बहुत केसेज, देखो अब दो तरीके की चीज़ें होती है। क्या होता है, ऑन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कोई एग्रीमेंट है ना, इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो क्या होगा। इन द फर्स्ट केस, द पहला केस तो क्या है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंसी वगैरह का हो गया, दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड हो गया। तो पहले केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन ऑन टू द प्रेसिडेंट, बट इन सेकंड केस सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। इन बोथ केसेज opinion expressed by the Supreme Court is only advisory but not judicial pronouncement, hence it is not binding on the president. He may follow or may not follow the opinion। तो ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे स्पेसिफिकली कि दो तरीके की यहाँ पे बातें चल रही हैं। पहली बात तो कोई किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, उसको पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरा किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में कोई एडवाइस ले लिया। तो जो पहला केस है उसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देने से, लेकिन जो दूसरा केस है उसमें एडवाइस देनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है क्योंकि वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे वो नहीं है, तो कोई बाइंडिंग नहीं है। आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है कि यदि मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया हो, मैंने बोल दिया हो कि कुछ बाइंडिंग होती है कुछ नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरूर है ना, सेकंड केस में एडवाइस देना बाइंडिंग होता है, और फर्स्ट केस में वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अपना ओपिनियन देने से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम केयर्स फंड विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। पीएम केयर्स फंड की बात चल रही है। प्राइम मिनिस्टर द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द फंड, बिल्कुल ठीक है। द फंड थ्रू बोथ बजटरी अप्रूवल एज वेल एज सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशंस। इट इज फंडेड थ्रू द बजटरी एलोकेशन नहीं दिया जाता है पीएम केयर्स के अंदर, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड आरटीआई कैन बी फिल टू सीक इन्फॉर्मेशन बाय द जनरल पब्लिक, ये भी गलत है, ओनली वन सही आएगा क्योंकि इस पर आरटीआई नहीं लगाया जा सकता पीएम केयर्स पे, इसी वजह से अभी थोड़ा सा चल भी रहा था विवाद में ये, तो ओनली वन इज करेक्ट। पीएम केयर्स के बारे में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, पीएम केयर्स फंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके। और जो पीएम केयर्स फंड होता है उसका एक्स ऑफिसर जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम केयर्स फंड्स के अंदर एक्स ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्स ऑफिसर ट्रस्टी वगैरह ये होते हैं। आफ्टर दैट पीएम पीएम चेयरमैन कैन नॉमिनेटेड 3 ट्रस्टीज टू द बोर्ड वगैरह वगैरह, फालतू की बातें हैं। पीएम केयर फंड जो होता है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपको याद रखना है। बजटरी एलोकेशन इसको मिलता नहीं है, कोई भी नो बजटरी एलोकेशन इसको दिया जाता है, कोई बजटरी एलोकेशन नहीं दिया जाता है। और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को भी रखा गया है अभी, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट भी दिए गए हैं जो लोग पैसा इसमें देंगे, और बहुत सारी चीज़ों से इसको फ्री भी रखा गया है ना, बहुत सारे एक्सेस रूल से इनको फ्री भी रखा गया है। और काफ़ी कंट्रोवर्सी में चलता रहता है ये, क्योंकि एनडीआरएफ जो होता है उसके साथ ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में चलता है। तो यही था, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, थोड़ा देख लेंगे फिर, अभी तो कुछ है नहीं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन द बिहाफ, तो देखना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमको। ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो डाउट 3 टाइप के फंड होते हैं हमारे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे सारी की सारी चीज़ें पे की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी लीगल पेमेंट होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यहीं से की जाते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है पब्लिक अकाउंट के थ्रू, तो ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही होती है रिक्वायरमेंट। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेड बाई फाइनेंस सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फाइनेंस सिक्योरिटी है जो बिहाफ ऑफ पीएम, और स्टेट्स फाइनेंस सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ, जो स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे ऑन बिहाफ ऑफ सीएम, सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो अब इसमें स्टेटमेंट सही हो गई हैं आपकी 1 2 3 स्टेटमेंट आपकी इसमें सही हो गई हैं 1 2 3। तो 1 2 3 स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाने की वजह से आंसर इसमें निकल के आता है आपका सी। ओके, तो सभी चीज़ें ठीक है। आपको थोड़ा याद रखना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ पे आ रहा है, आर्टिकल 266 के अंदर आ रहा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंदर आ रहा है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 के अंदर आपका आ रहा है। अब बता रखा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इट इज़ फंड टू विच रिसिप्ट आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल लॉन्स रेज बाई गवर्नमेंट बाई इशू, जो टी बिल्स वगैरह वगैरह से जो आता है पैसा, वो यानी सब चीज़ें बात की गई है। उसके बाद ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट जो होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसी से मेड आउट किए जाते हैं। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ द लॉन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है सब कुछ। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन विच आर क्रेडिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो जाती है, उसके अलावा रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। दिस इंक्लूड द प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ का जो पैसा होता है, डिपॉजिट होते हैं, जुडिशरी डिपॉजिट होते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट होते हैं, डिपार्टमेंट डिपॉजिट होते हैं, रेमिटेंस होता है, सब पीएफ में जाता है। रेमिटेंस भी पीए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, रेमिटेंस भी। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन, that is the payment from this account be made without the parliamentary appropriation. Such payment are mostly in the nature of the banking transactions के टाइप के होते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की जाती है, तो बोला गया है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनटू विद द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट कनेक्टेड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इन एक्ट इन 1950। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है, इसको थोड़ा आप देखो अच्छे से। इसमें बोला गया है कंटीजेंसी Constitution authorizes the Parliament to establish a contingency fund of India into which amount determined by law are paid from time to time. Okay, into which amount determined by the law paid time to time according to Parliament enacted the Contingency Fund of India in 1950. This fund is placed at the disposal of the President and he can make advance out of it to meet unforeseen expenditure pending the authorization by Parliament. Pending its authorization by Parliament. Okay. The fund is held by the Finance Secretary on behalf of the President. Like the Public Account of India, it is also operated through executive action. Operated by executive action. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फेयर, एफआरपी की बात चल रही है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव जो प्राइस होती है शुगर केन की, उसके रिलेटेड। इट इज द मिनिमम प्राइस पेड टू द शुगर केन फार्मर्स बाय शुगर मिल्स। शुगर केन फार्मर्स को शुगर मिल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ये किस तरीके की एक मिनिमम प्राइस है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इट इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी ठीक है, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा, काफ़ी भी लाइमलाइट में रहता है ये भी। तो ये देखना है हमको, एफआरपी जो होती है इस प्राइस टू बी पेड टू शुगर केन फार्मर्स बाय द शुगर मिल्स इन अनाउंस ईच ईयर बाय द सेंटर। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है, जो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अप्रूव द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन पेएबल बाय शुगर मिल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड सीएसीपी के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसोसिएशन शुगर इंडस्ट्री। तो इसमें भी सीएसीपी का रोल होता है, सीएसीपी की रिकमेंडेशंस की बिहाफ पे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी ही ये सब कुछ होता है। तो वही जो और एमएसपी की तरह और जो जितनी भी एमएसपी होती है उसमें जिस तरह से सीएसीपी पार्ट प्ले करता है उसी तरह से यहाँ पे भी प्ले कर रहा है पार्ट। बस अंतर इतना आ रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट पे करती है, यहाँ पे शुगर के जो मिल ऑनर्स है वो पे कर रहे हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर विद रेस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ही एलोकेट द वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है, वही एलोकेट करते हैं। ही डेथ कैन डिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, पीएम के लिए भी लागू हो जाएंगी चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन द राज्यसभा पासेज द रेजोल्यूशन ऑफ दैट इफेक्ट। दोबारा पढ़ते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट लिस्ट के ऊपर जब पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन होगा उसके बारे में बात की गई है, जब राज्यसभा इसको ऑथराइज कर देगी उसके बाद, ठीक है। इट कैन मेक लॉज ऑन द एनी सब्जेक्ट इनोवेटेड इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासेज द रेजोल्यूशन विद स्पेसिफिक स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। द लॉज रिमेन इन फोर्स टिल इट इज़ रिपील्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 6 महीने बाद ही लॉज, तो भी देखते हैं इसके बाद। इट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन सेम, नहीं। जब कॉन्ट्रावीन होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा दो लॉज, तो वो उसमें प्रिवेल कर जाएंगे आपके पार्लियामेंट के लॉ पर, बनाना अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पे, दोनों गलत हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया तो इस हिसाब से पहले स्टेटमेंट तो ठीक हो ही जाएगी। इट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासेज द रेजोल्यूशन विद स्पेसिफिक मेजोरिटी, तो पहले स्टेटमेंट तो ठीक है ही। द लॉज रिमेन इन द फोर्स इट इज रिपील्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा जब तक रिपील नहीं किया जाएगा तब तक ये रहेंगे। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन 22 का। ओनली वन इज करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि तब तक रहेंगे। इसमें लिखा हुआ है सेकंड के बारे में, द लॉज सीजेस टू हैव एन इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज़ की, ठीक है, सीज टू बी फॉल्स। जब रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो 6 महीने बाद वो भी एक्सपायर हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर द बाल्टिक सी। तो सीजा एक रिपब्लिक तो बिल्कुल अलग चला गया, थोड़ा अलग चला गया। 1 2 3 ये जो है इस्टोनिया, लिथुआनिया, रशिया, ये सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करेंगी बाल्टिक सी से, देख भी लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका बाल्टिक सी हो जाता है, जो कंट्रियाँ शेयर कर रही है बॉर्डर। लाइक आप देख लो, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया होगा, रशिया होगा, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया। तो ये सारी कंट्री, और रशिया यहाँ से आ गया, तो ये सारी कंट्री शेयर कर रही है। सीजेड रिपब्लिक कहीं भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है बाल्टिक सी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। तो देखो इट्स सिक्योर, देखो आपको याद ही कर लेनी है स्टेटमेंट, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो मैं बता देता हूँ पहले। इसमें जो लास्ट वाला है क्राइटेरिया नहीं होगा एक्चुअली में, है ना। टोटल वोट 8% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी स्टेट पार्टी के लिए होता है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, हमको ये याद रखना है। पहला है 6% वैलिड वोट्स मिले जो पोल हुए हैं, नहीं फॉर और मोर स्टेट्स, फॉर सीट्स, और या फिर फॉर सीट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शन, पहला क्राइटेरिया। इट मीन्स 2% ऑफ द सीट्स फ्रॉम द लिस्ट 3 स्टेट्स इन द लोकसभा एंड इट, ये आपको याद रखना है पूरा। इट इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। तो ये क्राइटेरिया कोई भी फुलफिल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टी को आप नेशनल पार्टी मान लोगे। लेकिन जो ये वाला क्राइटेरिया है 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द लिस्ट इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स एट द जनरल इलेक्शन, ये आपका स्टेट पार्टी के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के साथ डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल बजट। तो आपको पता है एनुअल बजट, वैसे बजट जैसा कोई वर्ड हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक वर्ड होता है, वो लिखा जाता है, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर लिखा गया है। तो बस आर्टिकल 112 ही इसके साथ डील करता है, तो यही लिखा हुआ आर्टिकल 112, आंसर सी। थोड़ा याद रख लेना है। सबसे पहले जो बजट 1858 हमको हमारा शिफ्टिंग हुई थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से चला गया था सिस्टम, तब 1860 में पहली बार बजट लाया गया था, और जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था। और हमारा जो पहला बजट जो 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा जाता है बजट के अंदर, है ना। और ये 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का इसमें पूरा प्रोविजन होता है। आजकल पहले आने लग गया है, लेकिन जिस ईयर के लिए जितना टाइम के लिए चलता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च अभी भी। आर्टिकल 110 बोलता है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैटेगराइज द स्टेट्स इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर की बात 110 में लिखी हुई है। फिर 111 में लिखा है द आर्टिकल इज अबाउट प्रेसिडेंशियल असेंट आफ्टर द बिल्स हैव बीन बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 123 के अंदर क्या लिखा गया है, दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द प्रमोलगेशन, तो प्रमोलगेशन जो हो रहा है ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, उससे रिलेटेड आर्टिकल 123 या इन ओके आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 123 जो दूसरे ऑप्शन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो 110 के बारे में बता दिया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 111 में बता रखा है क्या लिखा हुआ है, 123 में जो आपका क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होता है। तो इसको हम इस लेक्चर को, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ओके, थैंक यू।